नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की चर्चा तेज है। ट्रंप का दावा है कि वो इस युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन उनकी कोशिशों ने उल्टे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। यूक्रेन और अमेरिका में ही ठन गई है। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए जेलेंस्की, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका ने हिंदुस्तान को दिया झटका, चाबहार पोर्ट को लेकर दिया बड़ा आदेश। ट्रंप के फैसले का क्वाड पर भी पड़ेगा असर। जर्मनी में आम चुनाव के नतीजे आए सामने। फ्रेडरिक मर्ज चांसलर पद के नए दावेदार। चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने मानी हार। मोइजू सरकार ने चीन से किया बड़ा समझौता। मालदीव में रडार उपकरण लगा रहा चीन। हिंदुस्तान की बढ़ी टेंशन। और चलते चलते में देखेंगे पाकिस्तान का एयरपोर्ट बना मिस्ट्री का मायाजाल। पाकिस्तान के सबसे महंगे एयरपोर्ट पर ना पैसेंजर है ना ही प्लेन। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध को रुकवाने का दावा कर रहा है, रूस के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अमेरिका की इन कोशिशों में यूक्रेन अलग थलग पड़ गया है। और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद छोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन वो ये पद इतनी आसानी से भी नहीं छोड़ने वाले। जेलेंस्की ने सशर्त अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन में शांति होती है, अगर आपको वाकई मेरी पद छोड़ने की जरूरत है, तो मैं तैयार हूं। मैं इसे नाटो के बदले में दे सकता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत पद छोड़ दूंगा। यानी जेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बदले यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता की शर्त रखी है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। और फिलहाल अमेरिका भी इसके मूड में नहीं दिख रहा। जेलेंस्की का ये बयान ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने जेलेंस्की को तानाशाह बताया था और यूक्रेन में चुनाव करवाने की जरूरत बताई थी। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ट्रूथ सोशल पर भी लिखा था कि जरा सोचिए, एक मामूली सफल कॉमेडियन वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका को $350 बिलियन खर्च करने के लिए उकसाया ताकि वो एक ऐसे युद्ध में जा सके जिसे जीता नहीं जा सकता था, जिसे कभी शुरू ही नहीं करना था, लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसे वो अमेरिका और ट्रंप के बिना कभी नहीं सुलझा पाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेनी पोल में जेलेंस्की की लोकप्रियता बहुत कम है, इसलिए वो चुनाव कराने से इनकार करते हैं और एकमात्र चीज जिसमें वो अच्छे थे वो था बाइडेन को बाजे की तरफ बजाना। लेकिन अब जेलेंस्की की राष्ट्रपति पद से सशर्त इस्तीफे की ये घोषणा एक तरह से ट्रंप के लिए चुनौती मानी जा रही है कि अगर सचमुच वो जेलेंस्की के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, युद्ध रुकवाने के लिए उनका इस्तीफा चाहते हैं, तो उन्हें यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दे देनी चाहिए। इस्तीफा जेलेंस्की खुद ही दे देंगे। हालांकि अमेरिका इस पर राजी होगा, इसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन यूक्रेन को लेकर ट्रंप के रवैये ने पूरे यूरोप को एक तरह से अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब ब्रिटेन ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करने के ठीक 3 साल बाद घोषित किए जाने वाले नए प्रतिबंधों के तहत ब्रिटेन उन व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा जो रूस को जरूरी मदद पहुंचाते हैं या रूस के लिए अपनी संपत्ति के कर्जदार हैं। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि प्रतिबंध में रूसी सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। उनमें कुछ वरिष्ठ राजनेता, सरकारी अधिकारी और व्यवसायी लोग शामिल हो सकते हैं। ब्रिटेन का ये कदम कहीं न कहीं अमेरिका से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही जिस तरह से रूस की तरफ झुकाव दिखाया, उसे लेकर पूरा यूरोप चिंतित है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए इस क्षेत्र में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका से हिंदुस्तान को लगे झटके की। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से पूरे यूरोप में तनाव की स्थिति बन गई है और अब हिंदुस्तान की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने चाबहार पोर्ट को मिलने वाली सारी छूट रद्द करने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी कर अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंधों में दी गई छूट को रद्द करने या संशोधित करने का निर्देश दिया है। हालांकि चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित है, लेकिन इसका निर्माण हिंदुस्तान ने किया है और इसका सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट भी हिंदुस्तान के ही पास है। बीते साल ही हिंदुस्तान ने इसके विकास और संचालन के लिए ईरान के साथ 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये पोर्ट हिंदुस्तान के लिए काफी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के संबंधों में शुरुआत से ही तनाव रहा है। लेकिन मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ही होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे में ईरान का ये चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान का मध्य एशिया में पहुंचने के लिए बैकअप है। हिंदुस्तान के लिए ये पोर्ट केवल आर्थिक तौर पर ही नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये एक रणनीतिक संपत्ति है जो ऐतिहासिक रूप से अस्थिर पड़ोसी क्षेत्र के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। हिंदुस्तान के चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान में चीन के बनाए ग्वादर पोर्ट के जवाब के तौर पर देखा जाता है।
इसके साथ ही दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करता है। इसके साथ ही ये अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में भी शामिल हुआ है, जिसका उद्देश्य हिंदुस्तान, ईरान, रूस और उससे आगे के देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना है। हालांकि ईरान के साथ व्यापार और निवेश पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को छूट देते हुए बंदरगाह में निवेश जारी रखने की अब तक इजाजत दी गई थी। लेकिन अब इन छूट को संशोधित या फिर रद्द करने के ट्रंप के इस आदेश से हिंदुस्तान की रणनीतिक स्थिति के कमजोर होने का खतरा पैदा हो गया है। ये मध्य एशियाई क्षेत्र में हिंदुस्तान के प्रभाव को कम कर सकता है, जबकि चीन के विस्तारवादी मंसूबों को संतुलित करने और रोकने समेत अपनी व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीतियों के संदर्भ में अमेरिका के साथ इसके सहयोग को भी कम कर सकता है। यानी इसका सीधा असर क्वाड पर भी पड़ सकता है। हालांकि ट्रंप के इस फैसले पर हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन हकीकत में अगर अमेरिका इन प्रतिबंधों पर मिली छूट को रद्द करता है तो ऐसे में हिंदुस्तान को अपने विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है। और अब अगली खबर में बात होगी जर्मनी में आम चुनाव के नतीजों की। तो जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने अपने आम चुनाव में हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि चुनाव में स्कोल्स की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। स्कोल्स ने समर्थकों से कहा कि उनके केंद्र वाम सोशल डेमोक्रेट्स के लिए ये एक कड़वा चुनाव परिणाम है और ये एक चुनावी हार है। केंद्र और दक्षिणपंथी विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के राष्ट्रीय चुनाव में जीत का दावा किया। जर्मनी में रविवार को हुए चुनाव में चांसलर ओलाफ स्कोल्स की पार्टी की करारी हार हुई है। चुनाव नतीजों में विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की रूढ़िवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। वैसे भी जर्मनी में एक दल की सरकार नहीं बनती है, यहाँ सरकार बनाने के लिए गठबंधन बनाना पड़ता है। स्कोल्स की सरकार भी 3 दलों के गठबंधन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD, ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की मिलीजुली सरकार है। और इस बार अगर मर्ज की पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के इतिहास में ये पहली बार होगा जब कोई दक्षिणपंथी पार्टी सत्ता में लौटेगी। जर्मनी में संसद के निचले सदन बुंडेस्टैग के लिए चुनाव पहले सितंबर में निर्धारित थे, लेकिन पिछले साल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन के पतन के कारण अचानक यहाँ चुनाव कराने पड़े। चुनाव नतीजों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU और क्रिश्चियन सोशल यूनियन CSU को 28.52% वोट के साथ 208 सीटें मिली हैं, जबकि दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD को 20.8% वोट के साथ 152 सीटें मिली। चांसलर ओलाफ स्कोल्स की SPD के हिस्से में 16.41% वोट और 120 सीटें आई। और अब अगली खबर में बात करेंगे मालदीव की। तो मालदीव ने हिंदुस्तान को झटका देते हुए चीन से बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत चीन को मालदीव के जल क्षेत्र में खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर मंजूरी मिल गई है। ये समझौता मालदीव के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और चीन के दक्षिण चीन सागर समुद्र विज्ञान संस्थान के बीच हुआ है। चीन और मालदीव के बीच हुए इस समझौते पर दस्तखत किए जाने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर हिंदुस्तान की टेंशन बढ़ सकती है, खासकर लक्षद्वीप में स्थित हिंदुस्तानी मिलिट्री बेस के लिए। आपको बता दें कि मालदीव ने ऐसा ही समझौता हिंदुस्तान के साथ भी किया था, लेकिन 2023 में राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मुइज्जू ने इस समझौते को रद्द कर दिया। तब उन्होंने ठीक ऐसे ही समझौते को लेकर एक लंबा भाषण भी दिया था, जो शायद अब वो भूल चुके हैं। कि मालदीव के ऑनलाइन न्यूज आउटलेट अधाधु से बात करते हुए नाम न बताए जाने की शर्त पर एक व्यक्ति ने कहा कि इस समझौते के तहत चीन समुद्र में उपकरण लगा रहा है। ये उपकरण बहुत सारी जानकारी जुटा सकते हैं। इसके बदले में वो मालदीव सरकार के लिए कुछ प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। इसे लेकर मालदीव सरकार ने ऐलान किया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पर पर्यटन और पर्यावरण मंत्री थोरिक इब्राहिम ने हस्ताक्षर किए, लेकिन कोई और ब्यौरा नहीं दिया गया। 3 सूत्रों ने अधाधु को बताया कि दक्षिण चीन सागर समुद्र विज्ञान संस्थान के साथ समझौते से चीन को हवा, समुद्री धारा, ध्वनि, लवणता और तापमान मापने की इजाजत मिलती है। ये उपकरण समुद्र तल और समुद्र की सतह पर लगाए जाएंगे। इस समझौते के तहत सबसे चिंताजनक बात सोनार संकेतों को रिकॉर्ड करने और उनकी निगरानी करने की है। ये समझौता चीन को जीवित और निर्जीव चीजों की आवाजों का निरीक्षण और निगरानी करने की इजाजत देता है। ये उपकरण समुद्र की सतह पर जहाजों और समुद्र के नीचे पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं। ये विमान और उसकी ऊंचाई का भी पता लगा सकते हैं। मालदीव और क्षेत्रीय सुरक्षा के एक विशेषज्ञ ने अधाधु को बताया कि चीन का उद्देश्य सहयोगियों की मदद से क्षेत्रीय दुश्मनों की जासूसी करना भी हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन के खिलाफ सबसे बड़े आरोपों में से एक ये है कि वो अपनी तकनीक का इस्तेमाल दूसरे देशों की जासूसी करने के लिए करता है। मालदीव में चीन को ये मौका देना
एक बड़ी समस्या हो सकती है। और अब चलते चलते में देखेंगे पाकिस्तान का एयरपोर्ट बना मिस्ट्री का मायाजाल। तो पाकिस्तान के सबसे महंगे एयरपोर्ट पर ना तो पैसेंजर है और ना ही प्लेन। इसका नाम न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये पाकिस्तान का सबसे महंगा एयरपोर्ट है जिसे चीन ने 24 करोड़ डॉलर की लागत से बनाया है। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो एकदम नया है लेकिन कई रहस्यों से भरा है और इसकी मिस्ट्री अब तक अनसुलझी है। ये अक्टूबर 2024 में ही बनकर तैयार हो गया था लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ और कोई भी नहीं जानता कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब चालू होगा। ये एयरपोर्ट अपने आसपास के गरीब और अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत से बिल्कुल अलग दिखता है। पिछले एक दशक से चीन बलूचिस्तान और ग्वादर में अरबों डॉलर की परियोजनाओं पर पैसे खर्च कर रहा है। ये प्रोजेक्ट उसके पश्चिमी शिनजियांग प्रांत को अरब सागर से जोड़ता है। इसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या CPEC कहा जाता है। ग्वादर वो इलाका है जहां के लोग अधिकारियों और आतंकवादियों के बीच फंसे हुए हैं। चीनी प्रोजेक्ट CPEC ने संसाधन संपन्न और रणनीतिक रूप से काफी अहम माने जाने वाले बलूचिस्तान में दशकों से चले आ रहे आतंक को और बढ़ा दिया है। बलूचिस्तान के अलगाववादी स्थानीय लोगों की कीमत पर राजकीय शोषण से नाराज हैं और आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये शहर चौकियों, कटीले तारों, सैनिकों, बैरिकेड्स और वॉच टावरों से भरा हुआ है। हफ्ते में कई दिन किसी भी वक्त सड़कें बंद कर दी जाती हैं। इन हालात से बहुत से स्थानीय निवासी परेशान हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि भले ही उनके इलाके में चीन ने एयरपोर्ट बना दिया है लेकिन एयरपोर्ट में एक चौकीदार तक नहीं है। बता दें कि शहर में 90,000 लोग रहते हैं। अब इतने लोगों के शहर में 4 लाख यात्री की क्षमता वाला एयरपोर्ट रहस्य नहीं तो और क्या है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।